नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज पीरियड लाइन्स। अभी हम हैं नालंदा जिला का। ये हिलसा अनुमंडल, हिलसा प्रखंड है, हिलसा विधानसभा क्षेत्र भी है और एक छोटा सा गांव है, मलामा गांव है। और अभी हम हैं, मेरे ठीक पीछे आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ एक प्रत्याशी हैं, डॉक्टर संजीव सौरभ, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। और ये यहाँ जनसमर्थन के लिए यहाँ घूम रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। नालंदा में हिलसा से आज इनका सफर शुरू हुआ है। हम सीधे उनसे बात करेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं और किस आधार पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप सौरभ जी, क्या है लगता है कि नालंदा में जो बरसों से यहाँ जमे हुए हैं सांसद, तो उनको आप हटाने में कामयाब हो पाइएगा? देखिए, हटाएंगे हम नहीं, हटाएगी नालंदा की जनता। और नालंदा की जनता ये चाह रही है कि पिछले 15 सालों से जिस तरीके से उन्होंने एक जनप्रतिनिधि की भूमिका नहीं निभाई है। कोई भी जनता अपने प्रतिनिधि को चुनता है तो उनको यही यकीन होता है, यही उम्मीद उनको होती है कि वो जिस सदन के लिए उनको चुना, उस सदन में उनकी जनता का मुद्दा उठे। जैसे देखिए, नालंदा के युवाओं में एक भारी आक्रोश था। हिलसा, इस्लामपुर, सब जगह पे जब युवाओं को अग्निवीर योजना ला करके सरकार ने सेना में जाने वाले लोगों का हौसला तोड़ दिया, तो सदन में जनप्रतिनिधि को ये बात कहना चाहिए था कि ये गलत है। ये नहीं हुआ। नालंदा में, हिलसा में बल्कि बात कहें, अभी हम लोग हिलसा में बैठे हुए हैं। यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज की मांग लंबे समय से है। नीतीश कुमार जी ने आश्वासन भी दिया, लेकिन नहीं हुआ, कुछ नहीं उस पर। इस्लामपुर के जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज हो। कोई डिग्री कॉलेज वहां पे नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आखिर लड़ेगा कौन? तो जनता ने जिनको चुना है, अगर उनको जनता से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जनता की इन समस्याओं को झेल रही है, हमारे एरिया में क्या कमियां हैं, इससे कोई फर्क जिनको नहीं पड़ता है, तो जनता बदलना चाहेगी। जनता लेकिन नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हैं और उनका 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 कहना है कहीं ना कहीं कि वो खुद हैं, यहाँ के चेहरा जो है, नालंदा का चेहरा वो खुद हैं। और जो पूरे बिहार में जो हम विकास कर रहे हैं, तो नालंदा अछूता नहीं है। नालंदा में बहुत सारे काम वो किए हैं, उसके आधार पे वो जिनको उम्मीदवार बना देंगे वो चुनाव जीत जाएगा और जीत रहा है। तो नहीं लगता है कि आप महागठबंधन से और करीब 3 टर्म से लगातार, अगर आप लोग का कोई सीट यहाँ नहीं है, तो एक नए तरीके से हासिल करना सीट काफी मुश्किल है? देखिए, मुश्किल है, मुश्किल तो हर चीज है। अब वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पूरा सत्ता का तंत्र है, सत्ता का पावर है। कल तक आप उनके साथ थे? और हाँ, बिल्कुल साथ थे। और साथ थे, एक मकसद से साथ थे। मकसद था कि देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। और नीतीश कुमार जी कहने के लिए उस समय उसके अगुआ बने हुए थे, लेकिन वो बाद में छोड़ दिए। अब बहाना कुछ भी हो सकता है कि हमें सम्मान नहीं मिला, हमें सही टाइम पे सीट शेयरिंग नहीं हुआ, लेकिन सवाल उठता है कि क्या मिनिमम कमिटमेंट आपके अंदर था? लेकिन उनका तो कहना था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। अगर लेकिन जब से राजद और महागठबंधन सत्ता में आई, भ्रष्टाचार फिर से वो पुराना स्थिति आ गया। ये सब कहने की बातें हैं। आज के समय में देश के भीतर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली अगर कोई पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। और ये हम नहीं कर रहे हैं। ये देश में अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई के डर को दिखा करके 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों से गलत तरीके से पैसे वसूले गए। जिन कंपनियों को सालाना 1 करोड़ का आमदनी हुआ है, वो 200 करोड़ मोदी जी का चंदा दे रहे हैं। टेंडर अफसरा इस तरह से दिए हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड देगा उसको टेंडर देंगे। रेमडेसिविर जो दवाई चला कोविड के समय में, और डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि रेमडेसिविर मेडिसिन का कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। पूरे बिहार के अंदर, देश के अंदर रेमडेसिविर दवाइयां बिकी, खूब बिकी, चलाया गया उसको। लेकिन एक बात, 1 मिनट, तो उससे इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उससे चंदा लिया गया। तो आप समूची जगह से तो चंदा आप गलत तरीके से उगा रहे हैं। राफेल डील में आपने इतना बड़ा करप्शन किया, आप मामले को दबा दिए। सारा जांच एजेंसी आपने अपने पास रखा हुआ है। जो भ्रष्टाचारी जिनके ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं, कल के डेट में चले जाते हैं भाजपा में, तो सब लोग पाक साफ हो जा रहे हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं अपने तो जगह पे, अगर आप ठीक है। नीतीश जी का लेकिन नहीं लगता है को कि लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी का छवि, जो भारत का छवि है, एक बना है। कोरोना जैसे काल में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कोरोना में अगर कोई जंग जीता है, भारत सबसे ज्यादा, सबसे आगे की भूमिका में रहा है। ये आप कह रहे हैं लोकसभा में सरकार के जवाब पर। लोकसभा में कोरोना से यहाँ मौतें कम हुई या ज्यादा हुई? वही मैं बता रहा हूँ। लोकसभा में जब सरकार से पूछा गया कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई हैं, सरकार ने कहा 0, एक भी मौत नहीं हुई है। जबकि आप सब लोग, जितने लोग यहाँ पे हैं, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके किसी न किसी जान पहचान वाले की मौत उसमें नहीं हुई। सबकी मौत हुई है, जानने वाले लोगों की। तो और कोविड के समय सरकार का क्या रुख था, सब लोग जानते हैं।
हॉस्पिटल के अंदर क्या दशा थी सब लोग जानते हैं। मौका मिला, पहला कोविड का लहर आया, दूसरा लहर आया, दूसरे लहर में भी आपने हॉस्पिटल का निर्माण नहीं कराया, ऑक्सीजन का आपने इंतजाम नहीं किया, किस तरह से लगातार लाशें जल रही थी सब लोग जानते हैं। लेकिन मीडिया अगर हमारा रहेगा, भोंपू हमारा रहेगा, हम अपने मन से कुछ भी कह लेंगे। आप कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिल गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बेइज्जती कभी नहीं देश का हुआ था। अभी आपने देखा पिछले महीने में ट्विटर ने लिख के कहा, जो उसका एक्सटर्नल अफेयर है, देश दुनिया के जो चीजों को दिखाता है, ट्विटर ने अपने ऑफिशियल हैंडल से लिखा कि भारत सरकार ने आदेश, ये धमकी दिया है ट्विटर को कि हमारे खिलाफ जो भी बातें लिखी जाएगी आप उसको डिलीट करेंगे, नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये किस देश में होता है? लोकतंत्र के पायदान पे आप हमेशा नीचे आ रहे हैं। आपका विदेश नीति जो है, आप डुगडुगी खुद से बजा रहे हैं। बाकी विदेश नीति में आप देखिए किस देश से आपका अच्छा संबंध बचा हुआ है। लेकिन नहीं लगता है आप जिस तबके के वोटर के बीच आए हैं, आपका जो वोटर आप माले से जुड़े हुए हैं, तो पूरा वोटर आपका गरीब तबका का है। मोदी जी कहते हैं कि हम उनको गोईठा से जो खाना बना रहे थे उनको हम गैस दे दिए, गैस व्यवस्था कर दिए। उसके बाद उनका पैसा जो है डायरेक्ट आता था, पैसा बिचौलिए के माध्यम डायरेक्ट उनके अकाउंट में जा रहा है। कुछ बातें हैं जो सीधे टच करता है गरीब गुरबा को, तो नहीं लगता है कि आपका वोटर पर उसका जो सफर जैसे गर्मी का सीजन है अभी है, घड़ा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देहात में जाएंगे तो लोग जो सिलेंडर है उसके ऊपर घड़ा रख रहे हैं, जो बोरा बिछा करके घड़ा रखते हैं, स्टैंड का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने तो एक बार गैस सिलेंडर दे दिया, लेकिन उसको हर महीने जो भराना पड़ रहा है, 400 का सिलेंडर आपने 1200 जो किया, उससे क्या निकल रहा है? ये तो आंकड़े की बात है, आप देख लीजिए कहीं भी। तो मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं सब खोखली, गरीब के लिए नहीं होगी। कौन सा योजना गरीब के लिए? उन्होंने कहा कि हम 2022 के आते आते तक एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। आप नालंदा जिला में घूम करके देखिए, दलित टोलों में खास करके जाइए, कच्चे मकान भरपूर मात्रा में है। और 2018 के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल नहीं खुला है। आप 7 साल से पोर्टल बंद किए हुए हैं, लेकिन आप अरबों रुपए लगा रहे हैं ये बताने में कि हम सबको पक्का मकान दे रहे हैं। आपने योजना चला दिया प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना है, योजना सरकार का है। बिहार में 8 आना उस पर खर्च नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? मोदी जी का शर्त था कि हम प्रधानमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना में पैसा तभी देंगे जब सारा नल जल के टंकी के ऊपर मोदी जी का फोटो लगेगा। तो आप प्रधानमंत्री हैं कि प्रचार मंत्री हैं? तो जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही, आयुष्मान भारत योजना, आपने कहा कि 2011 के सर्वे में जो आर्थिक सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको आयुष्मान का फायदा मिलेगा। 2011 के बाद जिनका राशन कार्ड बना उनका क्या होगा? लेकिन अब कह रहे हैं कि 75 साल से ऊपर के भी देंगे। इसी एवज में आपने सारे हॉस्पिटल को महंगा कर दिया। अभी के समय में कोई कैंसर का पेशेंट से आप मिलिए, ठीक, वो चाहे जिस भी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं, एम्स पटना में करा रहे हैं, एम्स दिल्ली में करा रहे हैं, जो इलाज पिछले समय तक फ्री में होता था, मोदी जी ने उसमें मरीजों को चूसना शुरू करवा दिया है। सरकारी अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट की बात छोड़ दीजिए। तो आप जो योजना ला रहे हैं उसके एवज में आप चीजों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कोई भी योजना देखिए, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आग लग जा रही है सब जगह। एक किसान बताइए जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फायदा मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मकसद यह है कि कोई एजेंसी ऐसा है, कोई कंपनी ऐसा है जिसको सरकार खजाने से निकाल करके पैसा दे रही है और वो पैसा मार के बैठ जा रहा है, मतलब किसी को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। सौरभ जी से और बात करेंगे भी, और इनके साथ हम रहेंगे, उसके बाद और सवाल करेंगे और देखेंगे जनता क्या कह रही है, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।